Good afternoon. Good afternoon, sir. Mavish, keep your camera on. We'll start in a minute, but just keep your camera on. In the meantime, you can switch it on. Mavish, camera on कर लीजिए. We will start the class. We can't keep waiting. I don't want to waste your time also. So we will start. लेकिन कैमरा ऑन करना पड़ेगा. Mavish, कैमरा ऑन कर लीजिए. I'll start the class. I'm waiting for you to switch on your camera. Okay. ठीक है, तो बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे तो वी विल लेट देम ज्वाइन विद द टाइम. ठीक है, तो ये वी आर डूइंग द वेव नेचर ऑफ लाइट. और इसमें अभी तक हमने क्या क्या, बिफोर आई डू दिस क्वेश्चन लेट्स क्विकली check what we have done. What is the first topic we have done in this? What are the topics covered till now? So wave front to Hygie's principles. ठीक है, we have done the Huygens principle. Okay, Huygens principle we have done. After that, so this is the base. Okay, this is the base on which this entire chapter is based. Okay, हाइजन केवल एक प्रिंसिपल है, ऐसा नहीं है कि सच में ऐसा होता है जो हाइजन ने कहा है. ये केवल एक प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे हम वेव थियरी को एक्सप्लेन करते हैं, और ये बचा हुआ चैप्टर पूरा उसी के बेसिस पर है. इसके बाद हमने इसी को यूज कर कर वी एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एंड वी ऑल्सो एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन. Okay, we also explained based on this interference and diffraction. ठीक है ना. और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इनका इंटरप्ले क्या है, थोड़ा सा हमने ये भी देखा है. बहुत डिटेल में नहीं गए उसमें, यूजुअली उसके अराउंड क्वेश्चंस कम होते हैं, लेकिन इनके बीच में थोड़ा सा क्या डिफरेंसेस हैं, क्या कॉमनैलिटीज हैं, वो भी देखे. और दैट्स व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, राइट. So let's move on to the next topic, which is around the resolution of optical instruments. So usme the first question, in a telescope the eyepiece should be of higher resolution. Okay, please note what I have written. Eyepiece should be of higher resolution as it can resolve the unresolved image formed by the objective. True or false? वीडियो ऑन कर लीजिए बेटा और तब जवाब दीजिए. प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो. उसमें क्यों हम टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं? प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस. बेटा, आई एम नॉट अलाउड टू प्रोसीड इन अ क्लास विदाउट स्टूडेंट्स प्रेजेंट, राइट. वो तो हाउ इज अ टीचर अलाउड, मैं खाली क्लास को नहीं पढ़ा सकता ना, वो तो कोई सेंस नहीं बनता है. निखिल, आप भी ऑन करिए वीडियो. Already you can see that you are only 2 students in the class, right? और ऊपर से आप अगर वीडियो भी नहीं ऑन करेंगे, how will I teach? निखिल, वीडियो ऑन करिए. निखिल. Okay, so now tell me,
कि should the can the eyepiece resolve the unresolved image? अगर एक अनरिजॉल्व इमेज बनाता है ऑब्जेक्टिव, क्या उसको आईपीस, अच्छा आईपीस लगा के हम रिजॉल्व कर सकते हैं? यस सर। देखिए, एक सीधी सी बात हम समझते हैं कि एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, एक हमारे पास आईपीस है, राइट? अब जब इसने कोई एक इमेज बनाई, ठीक है ना, आईपीस ने, ऑब्जेक्टिव ने एक इमेज बना दी यहां पे, राइट? वो इमेज अगर पुअर क्वालिटी की है, यानी ब्लर है, लेस रिजॉल्व का मतलब क्या है कि ओवरलैपिंग पॉइंट्स हैं उसमें, तो उनको उसके बाद आईपीस फर्दर रिजॉल्व नहीं कर सकता है, ठीक है ना? अगर दो पॉइंट्स, एक पॉइंट यहां था, एक पॉइंट यहां था ऑब्जेक्ट में, जब उसकी इमेज बनी तो वो पॉइंट्स ऐसे हो गए एक के ऊपर एक, ठीक है ना? तो अब eyepiece, there is no way for eyepiece to separate these 2 points out. Eyepiece can only provide further magnification. It cannot provide further resolution. क्योंकि जो पॉइंट्स आपस में ओवरलैप हो गए वो तो ओवरलैप हो गए, उसके बाद हम उसे मैग्नीफाई करेंगे तो वो ओवरलैप्ड इमेज ही मैग्नीफाई होगी, राइट? इसीलिए आप देखेंगे कि हम बुक में हम ऑब्जेक्टिव के रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव ही रिजॉल्व नहीं करेगा तो उसको आईपीस अनरिजॉल्व्ड इमेज को फर्दर रिजॉल्व नहीं कर सकता, वो अनरिजॉल्व्ड को ही मैग्नीफाई करके दिखा दे, ठीक है? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फॉल्स। इट डज नॉट मीन वी डोंट नीड अ गुड आईपीस। इसका मतलब ये नहीं है इस सेंटेंस का। इस सेंटेंस का मतलब यह है कि जो अनरिजॉल्व हो गई चीज उसको फर्दर रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है ना? Mahima, please switch on your video. Okay, let's move on. What is the radius of the central bright spot when a parallel beam is focused using a convex lens? ठीक है ना, ये रिवीजन क्वेश्चंस है, so most of them are straight from the book. कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे रीजनिंग के पूछता हूँ, ठीक है? So this is again a question which is straight from the book. So what is the radius of the central bright spot when a parallel beam, okay, तो ऐसे आया है parallel beam, वो क्या होता है जब वो फोकस पे आता है तो एक स्पॉट बना देता है, rather than a what would we expect here, a point. So वो पॉइंट की जगह क्या बना रहा है, स्पॉट बना रहा है। तो उस स्पॉट का क्या साइज होता है, उसका क्या रेडियस होता है, ये आपको बता। ये बुक में से है, क्या होता है वो, द स्पॉट का रेडियस। देखिए क्यों बनता है, पहले ये स्पॉट बनता क्यों है ये बताइए मुझे, डॉट की जगह स्पॉट क्यों बन रहा है ये? द लेंस इज फ्री फ्रॉम एब्रेशंस। एब्रेशन नहीं है लेंस में कोई भी, इट्स अ वेरी हाई क्वालिटी लेंस विद नो एब्रेशन, फिर भी यहां पे स्पॉट क्यों बन रहा है? पहले ये क्वेश्चन को आंसर करिए कि स्पॉट बनता क्यों है। See, give me some answer that you think. It could be the wrong answer, it's okay. सर क्योंकि जो बीम लाइट है जितनी भी है वो एक स्पॉट पे आके फोकस्ड हो रही है जिससे कि हमें शो हो रहा है। हाँ, तो फोकस होने का मतलब तो ये था कि ये ऐसे आए लाइट, और फोकस का मतलब होता है एक पॉइंट पे आ जाना उसका,
पैरेलल बीम का, उसी को फोकस डिफाइन करते हैं। लेकिन हम क्या पाते हैं कि हम स्क्रीन कितनी आगे पीछे कर लें, कहीं पे भी सिंगल पॉइंट नहीं मिलता। जहां पे हमें सबसे ब्राइट स्पॉट मिलता है उसी को फोकस मान लेते हैं अब हम, ठीक है ना। रे ऑप्टिक्स में हम क्या कहते हैं कि पॉइंट पे मीट करती है, लेकिन रियलिटी में एक स्पॉट बनता है। तो ये स्पॉट क्यों बनता है, ये पॉइंट क्यों नहीं बनता, इज द क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये है कि बिकॉज इट डज नॉट बिहेव लाइक अ रे, रे की तरह नहीं आ रहा है। तो किसकी तरह आ रहा है, वेव की तरह आ रहा है। अगर वेव है और यहाँ पे अपर्चर हो गया, लेंस बिहेव्स लाइक एन अपर्चर, या फिर या तो लेंस विल बिहेव लाइक एन अपर्चर या फिर पीछे एक अपर्चर लगा होगा जैसा कैमरे में होता है, या फिर लेंस इटसेल्फ बिहेव लाइक एन अपर्चर, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही बात है। अब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे एक पॉइंट आ गया जहां पे डिसकंटिन्यूटी ऑफ मीडियम है, देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ मीडियम हियर। तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ मीडियम पे वेव क्या करती है, जहां पे भी मीडियम में डिसकंटिन्यूटी आती है तो वेव क्या करती है, वहां पे डिफ्रैक्ट करती है, राइट। इसी को डिफ्रैक्शन कहते हैं ना। ऐसे लाइट वेव्स आ रही हैं, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है तो क्या होता है, वो बैंड हो जाती है दोनों तरफ, राइट। सर हाँ अगर हमारा ये मिरर नहीं होता तो सर हमारा पॉइंट होता, फिर अगर स्पोर्ट क्या नहीं नहीं होता। होता, अगर क्या नहीं होता, सर अगर हमारा मिरर्स के अंदर होता, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर अगर हमारा ये होता है कॉनकेव के अंदर, तो हाँ हमारा होता। हाँ, अगर मान के चलिए हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें डिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। इफ अ मिरर इज फ्री फ्रॉम एब्रेशंस, तो फिर जैसे ये मिरर है, ऑब्वियसली इट विल हैव टू बी अ पैराबोलिक मिरर, ओके, क्योंकि फोकस पैराबोला का ही होता है, स्फेरिकल में अप्रोक्सीमेट फोकस होता है। अगर ये पैराबोलिक मिरर है तो वो, और फ्री फ्रॉम एब्रेशंस है, तो फिर यहाँ पे स्पॉट की जगह पॉइंट बने, ठीक है ना। लेकिन अब ये लेंस है, यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी आई तो ये रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन की वजह से यहाँ के कुछ रेज ऐसे आ गई, कुछ रेज ऐसे चली गई, समझ लीजिए। इस वजह से पॉइंट की जगह यहाँ पे एक ब्लर बन गया, स्पॉट बन गया, ठीक है। हमें क्या याद रखना है, ये ऑब्वियसली लॉजिक पता होना चाहिए। हमें याद रखना है कि ये स्पॉट का रेडियस क्या होता है, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला याद रखते हैं। डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा अपॉन द साइज ऑफ द अपर्चर, स्मॉल डी होता है नीचे, स्मॉल डी यहाँ पे हम मान लेते हैं 2a, DL। 2a मान लेते हैं इसको, ठीक है। हम स्मॉल डी मानते हैं, यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में 2a यूज किया गया है बुक में, तो मैं भी 2a ले रहा हूँ, ठीक है। तो 2a इज द साइज ऑफ अपर्चर इनटू द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन, राइट। स्क्रीन का डिस्टेंस कितना है बताइए, ये f फोकस, तो बिग डी की जगह f आ गया। अब ये किस तरह का अपर्चर है, ये राउंड अपर्चर है, और हम डिफ्रैक्शन किस में पढ़ते हैं, स्लिट में पढ़ते हैं, राइट। तो इसका एक करेक्शन फैक्टर यहां पे होता है 1.2। इसका डेरिवेशन हमें नहीं आने की जरूरत है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए, आपको केवल ये नंबर याद रखना है 1.22, क्योंकि बाकी फॉर्मूला इज एक्चुअली कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला। सर ये 1.22 से कांस्टेंट रहेगा। हाँ, ये कांस्टेंट है, आपको याद रखना है बस, ठीक है। ओके तो ये Okay, थ्रू sir. एनालिसिस व्हिच इज अ प्रीटी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस व्हिच इज टोटली आउट ऑफ स्कोप फॉर अस,
उससे ये फाइनली हमें नंबर आ जाता है। ये हमें याद रखना है, डिराइव नहीं करना। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया 1.22 लैम्डा एफ बाय 2a। ठीक है, ये 2 से घबराइए मत, ये 2 साइज ऑफ अपर्चर ही है। a इज द रेडियस ऑफ द लेंस और रेडियस ऑफ द अपर्चर, कैसे भी बोल लीजिए उसे। ठीक है ना, तो रेडियस ऑफ अपर्चर, लेकिन साइज ऑफ अपर्चर 2a है, तो नीचे 2a है, ऊपर लैम्डा f इज एक्चुअली द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन, फोकस पे हम कर रहे हैं, एंड 1.22 इज द करेक्शन फैक्टर, ये याद रखना। ओके, which telescope would be able to form a sharper image? One with a small objective, one with a large objective, or the one इसमें सर आपके हेलो बोलो अभय, हाँ बोलो अभय। सर मैं आपसे नहीं बोल रहा, मैं किसी और से बोल रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, तो 2a क्या है, साइज है, राइट। अब अगर मैं 2a को छोटा करूंगा तो क्या होगा, बताइए। 2a को जब छोटा करूंगा तो क्या होगा, R0 बड़ा होगा। 2a को छोटा करूंगा, R0 बड़ा होगा, यानी स्पॉट बड़ा हो जाएगा, और 2a को बड़ा करूंगा तो स्पॉट छोटा हो जाएगा। स्पॉट जितना छोटा होगा उतनी शार्प इमेज होगी, जितना ये पॉइंट के क्लोज जाएगा उतनी ज्यादा शार्प इमेज होती जाएगी, राइट। सो द वन विद द लार्ज ऑब्जेक्टिव विल फॉर्म अ शार्पर इमेज। ओके, तो जितना बड़ा आगे लेंस है उतनी शार्प इमेज बनेगी। ओके, इसीलिए कैमरे में भी आप चाहते हो कि बड़े लेंस का कैमरा खरीदो, राइट। मोबाइल से खींची हुई फोटो एसएलआर जितनी शार्प नहीं होती है। ओके, define the limit of resolution of a lens and also give its expression. ठीक है, अभी हमने क्या बात की थी कि स्पॉट का साइज की बात की हमने, राइट। ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले ये उसी से रिलेटेड है, लेकिन क्या होता है, टर्म अलग है। अभी हमने साइज ऑफ द स्पॉट फॉर्म की बात की, अब ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि मान लीजिए 2 पॉइंट्स हैं, राइट, ये पॉइंट्स हैं 2 ऑब्जेक्ट में, ठीक है, यहां कहीं पे लेंस है हमारा। अब ये पॉइंट्स जो हैं इस लेंस पर एक एंगल सबटेंड करते हैं, राइट। ओके, दिस एंगल इज, लेट्स से, delta theta, the angle subtended by the points on the lens. अब जब इमेज बनेगी उसमें क्या ये पॉइंट्स ओवरलैप करेंगे एक दूसरे पे या नहीं। देखिए, अगर ये शार्प पॉइंट्स हो और इमेज भी शार्प बने, 100% शार्प, जैसा कि हम रे ऑप्टिक्स में बनाते हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये हमेशा अलग ही रहेंगे चाहे कितना भी पास आ जाए, राइट। लेकिन हकीकत में इमेज कैसी बनेगी, एक स्पॉट बनेगा, और इसका भी इमेज एक स्पॉट बनेगा। अगर ये स्पॉट बड़े हुए
इतने बड़े हुए कि ये ओवरलैप हो गए। तो एक बार ओवरलैप हो गए फिर हम उन्हें अलग नहीं कर सकते, राइट? तो ये अनरिजॉल्वेबल हो जाते हैं उस स्टेज पे। तो ये किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि कितना बड़ा ये स्पॉट बनता है उससे उतना ही कम रेजोल्यूशन होगा, उतना ही कम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगी। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की पहले डेफिनेशन हमें बोलनी है कि द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज द एंगुलर, एंगल है देखिए, एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ओके, that can be separately imaged by the lens। ठीक है, तो सेपरेटली इमेज आएगी वो क्या मिनिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इन दो पॉइंट्स के बीच में, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, उसको बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज एन एंगल, ओके, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ये याद रखिए, इट्स एन एंगल, ओके। और या फिर एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस बोलने से भी वो रहता है एंगल ही है, राइट, इट इज एन एंगल। अब इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ओके, 0. I'll let me write it in the same form, 1.22 lambda by 2a, राइट? क्या फर्क हुआ, बस इसमें से f निकल गया, सेम फॉर्मूला है। अंडरस्टूड? सो सेम ही फॉर्मूला है, f निकल गया है, याद रखने में आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए, लेकिन टर्म याद रखिए, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ओके। Why are electron microscopes more effective than optical microscopes? आप पढ़ते आए हैं ना कि वायरस को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में नहीं देख पाए, इसीलिए वो आइडेंटिफाई नहीं हुए इतने साल तक। अब हम वायरस को किस में देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्यों? देखिए, जिस तरह से अभी हमने टेलीस्कोप में पढ़ा है ना, उसी तरह से माइक्रोस्कोप में भी एक टर्म होती है, क्या बोलते हैं उसको, रिजॉल्विंग पावर। इट्स रिलेटेड टू द सेम कॉन्सेप्ट कि डिफ्रैक्शन की वजह से पॉइंट की इमेज क्या आती है, एक ब्लर आती है, एक स्पॉट आती है। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला याद आपको होना चाहिए, क्या होता है वो, ठीक है, 2n sin बीटा, ओके, 2n sin बीटा बाय 1.22 लैम्डा, ठीक है। 2n sin बीटा बाय 1.22 लैम्डा। अब इससे बताइए मुझे, जब हम ऑप्टिकल, मतलब ऑप्टिकल का मतलब लाइट, लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हैं तो क्या चेंज हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन बीम है, एक लाइट बीम है,
पहले तो ये बताइए, क्या इलेक्ट्रॉन बीम इज अ वेव? क्या इलेक्ट्रॉन की बीम पार्टिकल्स की एक बीम है, ऐसे पार्टिकल्स जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन से एक लाइन में, तो क्या वो वेव है या नहीं है, ये बताइए। देखिए फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें इसी तरह के क्वेश्चंस पे आप ध्यान दोगे तो इंटरेस्टिंग लगेगी। क्या इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम जा रही है, वो एक वेव है या नहीं है? बेटा कुछ आंसर करेंगे आप तो फिर अच्छा रहेगा। यस, इट इज अ बीम। व्हाई इज इट अ बीम? कौन सा हमने प्रिंसिपल पढ़ा है जिसके हिसाब से ये बीम होती है? बीम है तो इसकी कोई वेवलेंथ है? कौन सी वेवलेंथ होती है इसकी? क्या बोलते हैं उसे? डी ब्रॉय wavelength, right? कि particles also behave like waves, है ना? हमने जब लाइट की ड्यूअल नेचर पढ़ी थी तो हमने पार्टिकल्स की भी ड्यूअल नेचर पढ़ी थी, एज अ सिमेट्री इन नेचर। यू हैव टू रिमेंबर दैट। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो भी एक बीम होती है, और ये जो बीम होती है इसकी एक वेवलेंथ होती है, बट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is about 1 lakh times smaller। यानी इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ बहुत कम होती है, पार्टिकल्स की यूजुअली कम होती है वेवलेंथ। ओके, तो बहुत ही कम इसकी वेवलेंथ होती है। अगर वेवलेंथ लैक्स टाइम कम है तो रिजॉल्विंग पावर कितनी ज्यादा हो गई? बताइए। लैम्डा हैज बिकम 1 lakh times स्मॉलर, सो रिजॉल्विंग पावर कितनी हो गई? 1 lakh टाइम्स ज्यादा हो गई। तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से 1 लाख टाइम्स ज्यादा होती है। ओके, और क्यों होती है वो लिखना जरूरी है, क्योंकि चाहे आप ये फॉर्मूला ना भी लिखो इस आंसर में अगर एक ही नंबर का है, बट ये आपको लिखना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन बीम की वेवलेंथ रफली 1 लाख टाइम्स कम होती है देन द लाइट। Okay, understood? This is important for you to know. This is important. Now, what is the oil immersion objective? Why is it used? Oil immersion objective क्या होता है? Again, a term is straight from your book. अपने वर्ड्स में बता सकते हो आप मुझे अभी तो। अगेन ये किससे रिलेटेड है? रिजॉल्विंग पावर से। क्या होती है? अब चलिए अब बोलिए, रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप की क्या होती है? फॉर्मूला बताइए मुझे। बेटा बोलोगे ना याद हो जाएगा लाइफ लॉन्ग। फिर 2n, n क्या होता है? साइन बीटा बाय 1.22 लैम्डा, राइट? तो इसमें n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
ये किस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? जो मीडियम है लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में, यहां का जो मीडियम है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, लेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम, लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन बीटा, बीटा इज एंगल सबटेंडेड by the object on the objective। ठीक है, लैम्डा आपको पता ही है। ठीक है, तो एक्चुअली वी शुड ऑल्सो नो दैट हमको अब रिजॉल्विंग पावर क्या करनी है, घटानी है बढ़ानी है? व्हाट इज बेटर, शुड रिजॉल्विंग पावर बी हाई और लो? ये तो इजी क्वेश्चन है, इट शुड बी हाई, राइट, इट शुड बी हाई। अगर रिजॉल्विंग पावर ज्यादा करनी है तो हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं यहाँ पे? ठीक है, साइन बीटा को तो हम बदल नहीं सकते, वो तो ऑब्जेक्ट का एंगल है। ठीक है, तो उसको छोड़ दो। हम एन को बढ़ा सकते हैं या लैम्डा को घटा सकते हैं, दो तरीके हैं हमारे पास। लेकिन अब हमारे पास तो लाइट यूज कर रहे हैं हम, हमारे पास लैम्डा भी फिक्स हो गया, तो हम रिजॉल्विंग पावर कैसे बढ़ाएं? बाय इंक्रीजिंग एन, बाय इंक्रीजिंग एन। तो ये कैसे किया जाता है? देखिए, जो आप देखेंगे कभी अगर माइक्रोस्कोप, तो ऐसे माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, नीचे हमारी यहाँ पे स्लाइड होती है, बहुत पास होती है। ये स्लाइड है जिसमें हम देख रहे हैं, मान लीजिए कोई इसमें बैक्टीरिया है, हम उस बैक्टीरिया को इससे देख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक ड्रॉप ऑयल की यहां डाल देते हैं। तो ऑयल क्या होता है, बिकॉज ऑफ इट्स सरफेस टेंशन ऐसे जुड़ जाता है, और ये पूरा एरिया जो है ऑब्जेक्टिव वाला, इंक्लूडिंग द ऑब्जेक्टिव, ऑयल में डिप हो जाता है। ठीक है, तो एन जो है ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा है। Okay, and we use a oil whose refractive index is as high as possible but less than the objective। ऑब्जेक्टिव से कम होता है, लेकिन जितना हाई ले सकते हैं लेते हैं, और वो ऑयल यहाँ पे डाल देते हैं। तो क्या होता है, एन की वैल्यू बढ़ जाती है, रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाती है। और इस तरह के अरेंजमेंट को, दिस अरेंजमेंट is called oil immersion objective। Okay, objective that is immersed in oil। समझ आया? ये कोई अलग यस सर। है, ये कोई अलग माइक्रोस्कोप नहीं होते हैं, सेम माइक्रोस्कोप में ही आप एक ड्रॉप ऑयल डाल देते हो, लेकिन ओनली सम माइक्रोस्कोप्स अलाउ फॉर इट। ओके, तो लेकिन इट्स द सेम माइक्रोस्कोप, यू इमर्स द ऑब्जेक्टिव इन ऑयल। और उसका एक्सप्लेनेशन आपको लिखना पड़ेगा, यू विल हैव टू गिव दिस फॉर्मूला इन द आंसर एंड एक्सप्लेन दैट यू आर इंक्रीजिंग द एन। ओके, what is meant by numerical aperture? Okay, it is related to the same formula। Okay, it's related to the same formula। Let me go back। So ये formula है, इसमें ये जो term है n sin beta, this is known as the numerical aperture। ठीक है,
Understood? What is Fresnel distance? बताइए, somebody remembers what is Fresnel distance? ZF. ZF देख के याद आए तो what is Fresnel distance? So a square upon lambda. Very good. ठीक है ना? A स्क्वायर क्या होता है? बीम का साइज. ओके, तो अब मान लीजिए हम रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, उसमें कोई बीम ऑफ लाइट जा रही है. ये बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, राइट? पेंसिल ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, वी यूज सो मेनी वर्ड्स, राइट? ऐसे जा रही है. ओके, तो ये ऐसे ही जाती रहेगी वेव ऑप्टिक्स में. लेकिन क्या हुआ, ये बीम बनी कैसे? कहीं ना कहीं अपर्चर लगाया होगा, लेंस लगाया होगा, अपर्चर लगाया होगा, कुछ तो लगाया होगा, तभी तो बनी ये. तो वहां से क्या होता है, डिफ्रैक्शन शुरू हो जाता है. जैसे ही हम डिलिमिट करेंगे लाइट को, वहां डिफ्रैक्शन शुरू हो जाएगा. तो रादर देन डूइंग गोइंग लाइक दिस, एक्चुअली इट्स गोइंग लाइक दिस. तो यानी कि इसका ये जो साइज है बीम का, ये बढ़ता जा रहा है. इसमें क्या हो रहा है, एक डाइवर्जेंस हो रहा है. कॉलिनेटेड नहीं रहती है रेस, वो थोड़ी थोड़ी डाइवर्ज करती है. और करती क्यों है? बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन. तो द फ्रेस्नल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बियॉन्ड विच, ओके, द divergence of a beam becomes appreciable, becomes significant, becomes appreciable. ओके, ये कहने का मतलब ये है कि अगर ये A था, राइट, अगर ये A था और ये A और फैल गया आगे, तो उसको हम सिग्निफिकेंट मान लेते हैं और उस बेसिस पे वी कॉल द फ्रेस्नल डिस्टेंस एज द A with the formula A square by lambda. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. इसकी मैंने कहीं कहीं पे डेरिवेशंस भी देखी हैं, बुक में नहीं दी गई है. आई डोंट थिंक यू नीड टू नो दैट डेरिवेशन बिकॉज इट्स नॉट अ परफेक्ट डेरिवेशन. ओके, जो और कुछ बुक्स में कभी कभी होती है, इसीलिए एनसीईआरटी ने उसको नहीं इंक्लूड किया. यू शुड ओनली नो व्हाट इट इज. ओके, by the way, this is also known as the limit of the ray optics. Okay, इसको लिमिट ऑफ द रे ऑप्टिक्स भी बोल देते हैं, क्योंकि इस डिस्टेंस, हम रे ऑप्टिक्स तभी यूज करते हैं जब इतने डिस्टेंस के अंदर एक रे ट्रेवल करती है. उसके बाहर एरर्स बिकॉज ऑफ वेव नेचर बिकम्स मच हायर टू इग्नोर. A beam of fixed width in different colors is measured for divergence because of diffraction. ठीक है, तो अलग अलग कलर की बीम्स ली और हमने उनको पैरेलल बीम बना के छोड़ा और फिर हम उनको डिफ्रैक्शन के लिए मेजर कर रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लॉन्गेस्ट फ्रेस्नल डिस्टेंस, मतलब कौन सी सबसे दूर तक पैरेलल रहेंगी. फॉर्मूला लिख लीजिए समझने के लिए. क्या होता है, ए तो सेम है, फिक्स्ड विड्थ, सो ए इज फिक्स्ड.
इन सब में क्या बदल रहा है? लैम्डा बदल रहा है। ZF सबसे ज्यादा कब होगा? जब लैम्डा सबसे कम होगा। इनमें सबसे कम लैम्डा किसका है? सबसे कम लैम्डा किसका है? इसका लीस्ट है, इसका हाईएस्ट है। तो इस ऑर्डर में कम हो रहा है। सबसे कम किसका है? वायलेट इंडिगो तो है नहीं यहाँ पे, तो कौन सा है सबसे कम? सब ब्लू। ब्लू। तो ब्लू का लैम्डा सबसे कम है, इसलिए उसका फ्रेस्नेल डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। Okay, now we have actually run out of the time. Okay, luckily Zoom didn't cut us out, but we will have to cut it out because we have to get into the next class. ठीक है? Okay, So we'll sir. cut it out. We will do one more class on this topic and then let's revise some other topic. Any topic you particularly want, or I'll make a choice otherwise? AC was one thing that lot of students asked me in the past. AC revise करें, एक क्लास इसकी और करेंगे, उसके बाद AC करेंगे, ठीक है? Okay then. Okay, give me 1 second. 1 second. Don't log out. Let me mark the attendance. Okay. You can log out now. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Bye bye.